सो हेलो माय डियर पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर। शायद आप लोगों को लगा होगा कि भाई इसके पीछे ना डेस्क बोर्ड है ना कोई वाइट बोर्ड है, सो ये कैसे पढ़ा रहा है। तो हम लोग इसके बारे में आपसे बात करेंगे कि हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। आई थिंक वेरी सून विल गेट ए वाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड, तब हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे। पर अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर बिना डिजिटल बोर्ड से पढ़ना आसान नहीं होता, ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम लोग, आपने भी अगर स्कूल में पढ़ा होता, अगर आपने भी मतलब जो स्कूल में पढ़ के आए हैं, है ना, जो भी यहाँ पे 90s के लोग हैं अभी, या 2002, 2010, 2015, 2020 तक जो भी है, उन सभी ने वाइट बोर्ड पे ही पढ़ा है। और टीचर जब भी आता है ना, या जो भी आता है टीचर आता है, हम खुद को टीचर नहीं मानते, ठीक है, हम खुद को भी स्टूडेंट ही मानते हैं। जैसे आप हो, इससे हम भी हैं। तो जब भी आता है वो लोग भी ऐसी बात करके या तो टीचर क्या बोलते थे कि भाई तुम पढ़ो, ये लेसन पढ़ो। वो सुनता था, मतलब सुनते थे, तो हम भी मतलब वही सुनकर हम लोग नोट्स बनाते थे, और वो हमें थोड़ा बहुत समझाते थे, तो हम वही कॉपी करते थे, लिख लेते थे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होता था। यहाँ पे भी हम वैसी ही बात करेंगे। कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट सुन के रहना है। सो के सुनो, खा के सुनो, लेट के सुनो, कुछ भी करो, जस्ट सुनते ही रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। हम लोग ऐसे समझाएंगे कि आपको सुन के ही सब कुछ याद हो जाए। कोचिंग है, वर्ड में कुछ नहीं करना है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर अच्छा नहीं लगा, अगर नहीं समझे, तो मैं बोल रहा हूँ 2 गाली देकर जाना कमेंट सेक्शन में, कान पकड़ कर बैठ जाऊँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर हम पहले बात करना चाहें कि व्हाट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स, अभी हमें अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़ना है, तो हमें इस दोनों का डेफिनेशन जानना सबसे ज़रूरी होता है। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी ये बेसिक चीज़ रहता है जो कि हम सबको जानना चाहिए, और एज ए ह्यूमन बीइंग भी जानना चाहिए। सो इकोनॉमी होता है द प्रैक्टिकल प्रोसेस। मैं आऊँगा मतलब किसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, और इकोनॉमिक्स होता है थियोरेटिकल प्रोसेस, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने आपको बोला दैट वी आर मेकिंग ए रूल्स, हम लोग एक रूल्स बना रहे हैं कि आपको 7 बजे मेरा वीडियो देखना ही है। दिस इज द रूल, देखना ही है, खाना छोड़ दो, कुछ करो, देखना तो देखना होगा ही। दिस इज कॉल्ड रूल, ऑर्डर, कॉपी, जो भी हो, रूल्स है, थ्योरी है, उसको बोला जाता है आपको इकोनॉमिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। जब आप उस रूल को ओबे करके, या आप उस रूल को जब फॉलो करोगे अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि मैंने बोला था कि रूल में दिया गया था कि आपको 7 बजे मेरा वीडियो अटेंड करना है, क्लास अटेंड करना है, तो आप उसी रूल्स को चलते हुए आपने 7 बजे मेरा वीडियो अटेंड किया, प्रैक्टिकली अपने नोट्स बनाया, सुना, अच्छे से ध्यान दिया। उसी प्रैक्टिकल प्रोसेस को बोला जाता है इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी होता है प्रैक्टिकली, और आपका इकोनॉमिक्स होता है थियोरेटिकल। दोनों में वही डिफरेंस है, बस इतना ही जानो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बिना काम के रट के कुछ फ़ायदा नहीं है। जितना नॉर्मल रहोगे, जितना रियल टाइम में फील करोगे, उतना ही अच्छा होगा। सो व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमी? द थियोरेटिकल प्रोसेस of any transaction or any rules and regulation for the to run the economy of an country or whatever it is, and जो भी हो, एक आपका ऑफिस है उसमें चला रहे हो, तो उसी को बोला जाता है ये, मतलब आपका इकोनॉमिक्स। और जो आपका डे टू डे एक्टिविटी होता है, सेल्स एंड बाई होती है, कंज्यूमर हो गया, एक प्रोडक्ट है आपने बेचा, बार्गेन किया, है ना, आपको प्रॉफिट हुआ, उसी को बोला जाता है इकोनॉमी, ठीक है। सो डे टू डे एक्टिविटी इज इकोनॉमी। और वो थियोरेटिकल जो भी प्रोसेस है, मतलब थ्योरी, डेफिनेशन, सूत्र, ये पूरा कुआ जाए इकोनॉमिक्स, ঠিক আছে। সেইটো বুঝি পালোঁ। এতিয়া কি বোলে হোৱাট ইজ কল, আৰু এটা কথা আছে, আৰু এটা পাহৰি গ'লোঁ মই। এতিয়া কি বোলে আমাৰ জীৱনত, সমাজীয় জীৱনত, বা আপোনাৰ লাইফত, বা मेरे लाइफ में भी, आपके लाइफ में इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है। और अगर हम हमारे लाइफ पे कंटेक्स्ट में बात करें, तो मतलब हाउ डज इट हेल्प, ये हमें हेल्प कैसे करता है। हम सेल तो कर ही रहे हैं भाई, ये पेन मैंने 10 रुपये में ख़रीद के लाया, ये तो मैंने लेके आया भाई, छोड़ो यार, कहाँ के इकोनॉमिक्स, क्यों जानना है थ्योरी, क्यों जानना है प्रैक्टिकल, इतना झंझट में कौन पढ़ता है। सही है बात, मैं भी एग्री करता हूँ, किसको पढ़ी है। बट क्या करता है कि देखो, इकोनॉमिक्स क्या करता है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को सिखाता है। मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज को सिखाता है। अभी बेस्ट यूटिलाइजेशन मतलब क्या है कि तुमने 10 रुपये मिला, तुमने चरस फूक कर नहीं आया तुम, या कुछ गलत चीज़ तुम खा के नहीं आए, वो हो गया बेस्ट यूटिलाइजेशन। तुमने क्या किया, एक पेन लेके आ गए, या तुम कुछ सब्जी लेके आए घर में, या तुम कुछ एक पानी का बोतल ले आए कि तुम्हें पानी पीना था, लेके आए, खरीद के लेके आए, उसको बोला जाता है बेस्ट यूटिलाइजेशन। मतलब अच्छे चीज़ों में यूज़ करना, और जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो, या जिससे तुम्हारा कुछ ना कुछ अच्छा हो,
या तुम में कुछ वैल्यू एड करे, उसको बोला जाता है बेस्ट यूटिलाइजेशन। अभी लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मतलब क्या बोला गया है हमारे कंटेक्स्ट में, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज बोला गया है। अभी लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, चलिए बात करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब जो कि स्केर्सिटी में है। अब स्केर्सिटी मतलब क्या है, आपको दो चार वर्ड को याद रखना पड़ेगा, जरूर है, क्योंकि आपको याद नहीं रखना तो बस सुन के जाना है। देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है स्केर्सिटी, और अनलिमिटेड स्केर्सिटी आपका रिसोर्स होता है नो स्केर्सिटी, वहाँ पे कोई मतलब स्केर्सिटी नहीं है, बहुत सारा पड़ा हुआ है। एक एग्जांपल देता हूँ, जो सनलाइट है, हवा, हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो हो गया अनलिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि ये सब जगह है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता। लिमिटेड रिसोर्स क्या हो गया, ये पेन हो गया, फूड हो गया, खाना हो गया, कॉपी हो गया, लैपटॉप हो गया, मेरा फ़ोन हो गया जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये बुक्स हो गया जो मेरे बुक्स से पीछे, ये सब क्या हो गया लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ेगा या आपको खरीदना पड़ेगा, तभी ये चीज़ आपके पास आएगी। सो दीज आर कॉल्ड लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी क्या बोला गया इकोनॉमिक्स में कि वेन एवर यू बाई और यू डू ए ट्रांजेक्शन, जो भी आप करते हो, सो उसको एक लिमिटेड रिसोर्सेज जो भी होता है, मान लीजिए कि आपने 10 किलो चावल खरीदा, आपने 1 किलो चावल ही बनाया घर पे, बाकी 9 किलो आपने फेंक दिया, तो ये क्या हुआ, ये लिमिटेड रिसोर्सेज का वेस्टेज हो गया, क्योंकि चावल तो आपने खरीद के लाया था, बनाया आपने गैस में, 1 किलो बनाया, 1 किलो आपने खाया, बाकी 9 किलो आपने फेंक दिया, वो भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज ही है ना। सो जब आपने किसी भी लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया तो उसको इकोनॉमिक्स नहीं बोला जाता है। इसको बोला जाता है जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करते हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हो, तभी उसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है। मतलब क्या, ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू डू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी पानी तो आप नहीं खरीदोगे, मतलब पानी मतलब जो आपका होगा, कुआं पे होगा या कहीं ना कहीं मोटर पे होगा, किसी न किसी जगह पर, मतलब रिवर पे होगा, कहीं ना कहीं पर होगा, हवा हो गया, सनलाइट हो गया। आप तो ये नहीं बोलोगे ना कि भाई आज का सूरज का इतना टेम्परेचर तू ले ले, इसके लिए मुझे 100 रुपये देना पड़ेगा। आप देखो क्या, मतलब आप बोलोगे यार पागल हो गया क्या बोलोगे। सो दैट मीन्स जो आपका अनलिमिटेड रिसोर्सेस है उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना है या आपको डील नहीं करना है। ओनली आपको पेमेंट किस में करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि आप डे टू डे एक्टिविटी में हर दिन करेंगे। तो आप अपना खुद एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा। सेकेंड हो गया, तो सर आपको एक डाउट आ सकता है कि देखो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज को ही मतलब बोला जाता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन ही मतलब बोला जाता है इकोनॉमिक्स, तो बाकी का क्या, तो मतलब पहले तो ये नहीं था। अभी ये सारा जो भी आपका डेफिनेशन हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, ये तो आई थिंक 1770 से आपका आना शुरू हुआ है। उससे पहले तो ये सब तो कुछ नहीं था। तो पहले लोग कैसे काम करते थे, पहले वर्ल्ड वाइड में बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब वेन एवर एन इंडिविजुअल या कोई आदमी किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करता है, बोलता है कि मान लीजिए आप कोई एक दुकानदार है, ये हो गया मेरा पार्स, मैंने बोला कि यार मुझे पार्स चाहिए, मैंने बोला कि मुझे पानी चाहिए, तुम ये पार्स रख लो, मुझे तुम्हारा पानी दे दो। तो उसने मुझे पानी दे दिया, उसने मेरा पार्स रख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम को अगर हम बोले तो इसको बोला जाता है कि बार्टर सिस्टम इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। जब भी आप किसी चीज़ को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, मान लीजिए मैं मार्केट पर गया, आई थिंक यहाँ पे गुवाहाटी में जुनबिल मेला बोल के भी होता है ना, मोरीगांव साइड पे, तो वहाँ पे भी ये बार्टर सिस्टम का काम चलता है। जब भी इसको मतलब आसामी में विनिमय प्रथा भी बोला जाता है। विनिमय मतलब क्या कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और कमोडिटीज़, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कि मुझे चाहिए गेहूँ 2 किलो चाहिए, पर मेरे घर पे 2 किलो एप्पल है, तो मैं 2 किलो एप्पल लेकर गया, दुकानदार को बोला कि भाई ये 2 किलो एप्पल तुम ले लो, मुझे गेहूँ 2 किलो दे दो। और उसको भी ज़रूरत थी एप्पल की, तो उसने मुझे 2 किलो गेहूँ दे दिया, मैंने उसको एप्पल दे दिया। तो मेरा जो भी आपका डिज़ायर था, जो मेरा जो भी नीड था, डिमांड था, वो मेरा फुलफ़िल हो चुका है, ठीक है। परंतु ये हर जगह पर काम नहीं करता। मान लीजिए कि मेरे पास 2 किलो एप्पल है और मुझे 2 किलो गेहूँ चाहिए, पर मैंने सारे दुकान पर देखा, सारी जगह पर देखा, परंतु कहीं पर भी 2 किलो गेहूँ नहीं था।
किसने लाया नहीं था। मान लीजिए किसने लाया भी था, मैं गया बोला कि मुझे भाई 2 किलो गेहूँ दे दो, मेरा 2 किलो एप्पल रखो, तो उसने बोला कि भाई मुझे एप्पल की ज़रूरत नहीं है, मुझे नींबू की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास 2 किलो नींबू है तो मुझे दे दो, ये 2 किलो गेहूँ लेके जाओ। अब मेरे पास तो एप्पल, तो मैं अभी मतलब कैसे एक्सचेंज करूँ कमोडिटीज़ का, नहीं होगा ना, प्रोसेस ही नहीं होगी, क्योंकि उसको चाहिए नींबू, मेरे पास है एप्पल, तो नहीं हुआ। तो इसीलिए ये बार्टर सिस्टम इतना दिन नहीं चला, इससे बहुत सारा दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई कि लोगों को मतलब एक्सचेंज करने के लिए दिक्कत आ गई कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो मैच नहीं होता था। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम के बजाय लोगों ने लास्ट में जाकर किसी न किसी मतलब ऐसे चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया जो कि सबका वैल्यू समान काउंट करता हो, मतलब उस प्रोडक्ट का वैल्यू उसी चीज़ में हो और उसी चीज़ से सब कुछ वस्तु को एक्सचेंज कर मतलब किया जा सके। और तब से पैसा आना शुरू हो गया, नोट या डिनोमिनेशन या जो भी करेंसी हो गया, जब कॉइन हो गया तो वो आना शुरू हो गया था। तो आप लोगों को ये पता चला कि क्या बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने आप लोगों को बोला कि व्हाट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी, व्हाट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द बार्टर सिस्टम, और आपका क्या सिखाता है इकोनॉमिक्स। ये बोलता है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ही बोला जाता है इकोनॉमिक्स। बार्टर सिस्टम का क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करोगे बिना पैसे के, बिना करेंसी, बिना डिनोमिनेशन के, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मुझे पेन चाहिए और उसको पानी चाहिए, मुझे पेन चाहिए और उसको पानी चाहिए, मैंने बोला कि मैंने पानी दे दिया तुझे, मुझे तेरा पेन दे दे, ये हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो इसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम। परंतु कभी कभी क्या होता है कि उसको पेन नहीं चाहिए, उसको चाहिए एप्पल और वो पानी दे देगा, परंतु मेरे पास तो एप्पल नहीं है, तो ये एक्सचेंज नहीं हुआ। तो ये होने से इसके पास में स्केयरसिटी आ जाता है और इसके भी साथ में स्केयरसिटी आ जाता है कि इसका भी फुलफिल नहीं हुआ डिमांड, मेरा भी डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, तो दोनों के लिए ये दिक्कत आ जाता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब एक एक कंट्री में और एक जगह पर या मतलब किसी भी एक सोसाइटी पर, क्योंकि अगर डिमांड पूरा नहीं होता है तो दिक्कत आती है। मान लीजिए तुम्हें मेडिसिन चाहिए, पर तुम मतलब पर जो मेडिसिन सेल कर रहा है या मेडिसिन को जो मतलब एक्सचेंज कर रहा है उसको चाहिए तुम्हारा 2 किलो चावल। अब अभी तुम्हारे पास 2 किलो चावल नहीं है, तुम्हारे पास 2 किलो आलू है, तुम लेके गए कि बोले भैया आप लोग ये 2 किलो आलू लीजिए, मुझे O2 का मेडिसिन दीजिए, 2 फाइल दीजिए। तो उसने बोला कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे 2 किलो चावल नहीं चाहिए, मैं मतलब आलू नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। तो इसकी वजह से दिक्कत तो उसको भी हुई ना, तो इसीलिए ये ज़्यादा दिन नहीं चला। इसीलिए लास्ट में जाकर क्या बोला गया कि स्केयरसिटी होने के बाद तो लोगों को लगा कि यार ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तभी 2-4 लोग आए थे जिसने इसके ऊपर 2-4 सिस्टम उन्होंने नोट्स या मतलब करेंसी का चलना शुरू हो गया था, क्योंकि करेंसी ही ऐसा एक चीज़ है जिसकी वजह से तुम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हो। और करेंसी को क्या बोला जाता है, करेंसी इज ए रिफ्लेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब मैं क्या हूँ, मतलब जो मेरा छाया है ना बाद पीछे यहाँ जो देख रहे हो, तो मेरा छाया क्या है कि मेरा रिफ्लेक्टर है। इससे ही मतलब पैसा क्या है कि मैं हूँ एक कमोडिटी और जो मेरा छाया है वो है पैसा। करेंसी का वैल्यू तब नहीं होगा जब ये कमोडिटी यहाँ पे नहीं रहेगा। मान लीजिए सबके पास पैसा है परंतु किसी भी जगह पर गुड्स है ही नहीं या कमोडिटीज है ही नहीं, चीज़ें है ही नहीं खरीदने के लिए, तो करेंसी का वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा ना। सो सिंपल टॉपिक, सिंपल पॉइंट। सो करेंसी का वैल्यू तभी होगा अगर कोई भी चीज़ उसे खरीदने या बेचने के लिए उसका कमोडिटी या जो भी आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो, तो बाय और एक्सचेंज दी प्रोडक्ट, तो तभी करेंसी यूज होता है। मान लीजिए ये जगह पर कुछ भी नहीं है खरीदने, एक बाज़ार पे आप गए, सबके हाथ में पैसा लेके बैठे हैं लोग, ना चावल है ना कुछ भी नहीं है, हर किसी के हाथ में 2-2 लाख रुपया है, पर किसी पर कहीं पर भी कुछ भी सामान खरीदने बेचने के लिए नहीं है। तो करेंसी का कुछ वैल्यू हुआ नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अब मतलब मैंने बोला ही था कि मतलब करेंसी इज़ दी रिफ्लेक्टर ऑफ दी कमोडिटीज़ बोल के। सो अगर कमोडिटी ही नहीं हुआ तो एक्सचेंज कैसे होगा या खरीदा कैसे जाएगा, एकदम आप क्या ही करोगे अगर कुछ भी नहीं है तो पैसा आप मतलब आपके हाथ में रहा और वो तो उसका वैल्यू नहीं है, जीरो हो गया। तो करेंसी का वैल्यू तब नहीं होता जब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं होते, या मार्केट में या हमारे दुनिया में या हमारे सोसाइटी में या कुछ भी कंट्री हो, कुछ भी हो, किसी भी जगह पर ये खड़ता है। अगर कमोडिटी नहीं है, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो करेंसी का वैल्यू नहीं होता। करेंसी इज़ द रिफ्लेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इस पानी बोतल का दाम 10 रुपये है ना, तो इस पानी बोतल का यही रिफ्लेक्टर है, मतलब यही 10 रुपीज़ इसका रिफ्लेक्टर है। अगर ये नहीं रहा तो
तो ये 10 रुपया कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही नहीं हुआ खरीदने के लिए तो इसका वैल्यू नहीं है, या तो मतलब सॉरी करेंसी का वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा थ्योरी दिए, ठीक है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो पहला एक आदमी आया, उनका नाम था एडम स्मिथ, आपने सुना होगा। तो उन्होंने एक किताब लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन बोल के, 1170 में लिखा था या 70 में भूल गई, ये शायद मेरा थोड़ा बहुत मैं देख के बोलूँगा, 1770 शायद, हाँ 1770 होगा। उन्होंने 1770 में एक बुक लिखा वेल्थ ऑफ नेशन बोल के। तो उन्होंने बोला कि यार इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, मतलब दो प्रकार के लोग हैं, एक होता है सेलर और कहता है बायर। सिंपल है, किसी न किसी को तो बेचना ही पड़ेगा और किसी न किसी को तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, तभी तो एक इकोनॉमी ग्रोथ करेगा या मतलब एक मार्केट चलेगा। तो उन्होंने बोला कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक होता है सेलर और एक होता है बायर, परंतु दोनों का थॉट प्रोसेस अलग होता है। सेलर बोलता है कि यार थोड़ा दाम ज़्यादा मैं बेचूँ, आज मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं है, और बायर बोलते हैं यार मतलब कुछ तो बार्गेन करूँ, बार्गेन करके थोड़ा बहुत कम में ले लूँ। 10 रुपये का बोल रहा था, हम लोग 5 रुपये देंगे, और सेलर बोलता है कि भाई 10 में था कल, मैं इसको 15 में बेचता हूँ। तो दोनों का टेंडेंसी, सेलर और बायर का टेंडेंसी थोड़ा अलग होता है। ये आपको ही पता है, जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आप भी बार्गेनिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई दादा की बोले आलू कैसे दिया, उसने बोला कि दीदी 50 रुपया, तो आपने 50 रुपये निकल के तो आप नहीं देते, आप बोलते कि भैया यार कल तो लेके गया था 45 रुपीज़ था, आप भी 45 भी लगा लीजिए, इतना सारा है, उसने भी दिया, वो भी दे रहा था आपका 45 में, हमने नहीं लिया, यहाँ पर आए। तो क्या होगा कि आपका टेंडेंसी अलग है। अभी वो सेलर ये सोचेगा कि यार ठीक है, हम मतलब 45 तो नहीं, हमको मतलब 55 बोलना चाहिए था, तब ये मतलब 50 में आती है ना। तो ये टेंडेंसी, दोनों का टेंडेंसी अलग होता है, ठीक है। तो बाकी का हम क्या हो गया कि अभी, और इसीलिए आपका मतलब एडम स्मिथ ने एक आपका डिमांड कर्व के बारे में बोला था। डिमांड कर्व, जब भी किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है, मान लीजिए कि आज इस पेन का दाम 100 रुपया हो गया, तो ये कस्टमर है, अगर ये पेन कल तक 50 पीस बिक्री हो रहे थे, सेल हो रहे थे, तो आज ये पेन का दाम 100 रुपया हो गया, मार्केट में 10 था, 90% इसका वैल्यू बढ़ गया। तो कस्टमर आज भी 50 पेन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना, वो क्या करेगा, आज या 2 या 3 पेन ही खरीदेगा। भाई 100 रुपया हो गया, तो कल तक तो मतलब 50 तो मतलब 500 में आ रहे थे, आज अगर मैं 50 पेन खरीदने जाऊँ कितने में आएगा? 2500 में, मतलब कितने में आएगा? 25 2500 में आएगा। तो कहाँ से खरीदेगा? मान लीजिए कल 1 किलो आपका आलू का दाम था 10 रुपये किलो, आज सेम 1 किलो आलू का दाम है आपका 50 रुपये किलो। तो आप आज तो आप कम ही खरीदेंगे ना, आप बोलेंगे यार कल तो 10 रुपये था, आज 50 रुपये हो चुका है, मैं आज 10 रुपये का ही मतलब खरीद के लेके जाऊँगा, मतलब 250 या कितना ग्राम आपको मिलता है उतने खरीदेंगे। कल तो आपको 1 किलो आपको 10 रुपये में मिला था, परंतु आज आपको वही आलू, एक पो आलू में आपको 100 रुपये पड़ा, मतलब 10 रुपये पड़ा, तो आप बस कम मतलब कम खरीदेंगे। तो उसी को बोला डिमांड कर्व। परंतु जब मार्केट में, क्योंकि मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ, मैंने बोला कि यार मैं कल तो आलू बहुत सेल हुआ था, मार्केट में आलू का बहुत डिमांड है, तो मैं आज आलू का दाम थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि बाकी के पास भी कोई भी आलू नहीं है। मान लीजिए कल मैंने आलू 10 रुपये किलो बेचा था गुवाहाटी का किसी भी बाज़ार में, तो मेरे पास 10 किलो आलू, 10 रुपये किलो आलू जब मैंने 10 रुपये किलो लगाया, तो 100 मतलब 10 आदमी आए और उन्होंने 10 किलो लेके गए, मतलब मेरा जो भी आलू था वो पूरा ख़त्म हो गया। 10 किलो आलू ही थे मेरे पास, 10 किलो सेल हो गए, 100 रुपया मेरा वक़्त मुनाफा, या मैं टोटल खर्चा मेरा 100 रुपया आया, टोटल कॉस्ट। पर जब मुझे लगा कि घर आके मैंने सोचा यार भाई कल तो मैंने 10 किलो आलू बेचा था और इतना डिमांड था कि सुबह सुबह ही सेल हो गया, तो आज मैं क्या करता हूँ कि आलू का दाम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं आज आलू का दाम मतलब 50 रुपये कर देता हूँ, क्योंकि 10 किलो तो सेल हो ही जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि यार आज मैं 20 किलो आलू लेके जाऊँगा और मैं आज थोड़ा आलू का दाम भी बढ़ा दूँगा, मतलब 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो कर दूँगा। तो आज मैंने क्या किया कि कल जब मेरा सेल हो गया बहुत अच्छा, तो मैंने आज 20 किलो आलू लेके आया, मार्केट में लगाया। तो जब कोई कस्टमर आया, बोला कि भैया आलू कैसे है, तो मैंने बोला कि 30 रुपीज़। तो उसने बोला भैया मतलब कल तो 10 रुपये किलो था, इसलिए हम 2 किलो लेके गए थे। तो मैंने बोला कि आज दाम बढ़ गया है। तो वो आदमी जो 2 किलो खरीदने के लिए आया था, वो तो आज 2 किलो नहीं खरीदेगा, वो बोलेगा कि भैया मुझे 1 ही किलो दो, क्योंकि दाम बढ़ चुका है। तो कल के हिसाब से मेरा सेल आज घट जाएगा, क्योंकि मैंने डिमांड को देखते हुए मैंने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। तो कंज्यूमर जो भी आपका बायर है, उसका जो कोई टेंडेंसी है कि उसने सोचा कि यार आज तो दाम बढ़ गया है, तो कम ही खरीद लूँ, क्योंकि पता नहीं मतलब कल भी कम हो जाए, है ना। तो मेरा सेल कम हो गया।
कल मैंने आलू 10 किलो बेचा था 10 रुपये किलो, पर मैंने आज आलू 30 रुपये किलो कर दिया, तो मैं आज 10 किलो नहीं बेच पाया, मैंने आज जस्ट 3 किलो ही बेचा 90 रुपीज़। और मैं लेके आया था 20 किलो, क्योंकि मैंने देखा था कि कल बहुत ज़्यादा बिक्री हुआ, तो मेरे पास आलू 17 किलो रह गए उस दिन के, कि मैंने सेल ही नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने उस डिमांड को देखते हुए मैंने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट दिन, अगर मैं फिर से वही 30 रुपीज़ किलो रखूँ तो भाई ये आलू ख़राब हो जाएंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से 10 या 12 रुपये या 15 रुपये में लाना पड़ेगा 10 रुपये से, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा प्राइस में लाना पड़ेगा जहाँ पर बायर भी सेटिस्फाई हो और सेलर भी सेटिस्फाई हो। तो उसी पॉइंट को बोला जाता है कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है, जहाँ पे आप भी खुश, मैं भी खुश, मेरा भी प्रॉफिट हो, आपका भी लॉस ना हो। उसी पॉइंट को, ये जो मैंने दिखाया ना क्रॉस करके, ये क्रॉस का ये बीच में है, इसी को बोला जाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे कस्टमर भी खुश होगा, सेलर भी खुश होगा, बायर भी खुश होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे मार्केट मॉडल। शायद आपको कैसा लगा मुझे बोलिएगा ये वीडियो। मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन कुछ समझा है। सो इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। हम कल से फिर से पढ़ेंगे मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स जो भी था। आज हमने क्या क्या पढ़ाया, आई थिंक वी हैव टॉट यू। मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी प्रैक्टिकल, व्हाट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स थ्योरी, डिमांड कर्व। डिमांड का मैंने नहीं समझाया। मैंने आपको समझाया कि बार्टर सिस्टम मैंने समझाया। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हो इसके बदले ये, परंतु ये कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि मतलब कभी कभी मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, पर इसको ये नहीं चाहिए, उसको दूसरा कुछ चाहिए, तो ये एक्सचेंज नहीं होता। तो ये दिक्कत आती थी मार्केट में, इसीलिए लोगों ने मतलब यू नो पैसा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कॉइन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अभी कॉइन का वैल्यू कब रहेगा, जब भी मार्केट में आपको कमोडिटीज़ रहेंगे तभी कॉइन का वैल्यू रहेगा। अगर मार्केट में कमोडिटीज़ नहीं रहेंगे तो कॉइन का वैल्यू जीरो रहेगा। ठीक है, सो हम लोग जल्द ही कुछ वाइट बोर्ड का करते हैं इंतज़ाम, और मैं आप लोगों को आपका कंप्लीट इकोनॉमिक्स, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। और मुझे भरोसा है कि मैंने जैसे समझाया ना, एक क्लास 5 के लड़के को भी समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।